So, dear students, in today's class, beta, we are going to see the paper number 2, October November 2025, बेटा ठीक है। अब अगेन बेटा कुछ बेसिक बातें यहाँ पर है कि वी हैव टू ओनली अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस बेटा। ज्योग्राफी में एक सबसे अच्छी बात क्या होती है कि हमारे पास कोई कंपलसरी नहीं होता। हम अपनी मर्जी के कोई भी 3 क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो यू हैव टू रीड एवरी क्वेश्चन केयरफुली। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आपने शुरू के 3 क्वेश्चंस देखे, आपने उसी को सॉल्व कर लिया और बाद में आपने देखा कि जो फोर्थ एंड फिफ्थ वन था वो ज्यादा इजियर था, आप उसको और अच्छा कर सकते थे। ठीक है। फिर इससे ही होता है कि आप फिर शुरू के क्वेश्चंस को कट करते हो, फिर आखिर पे जाते हो, बट इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। सो यू हैव टू रीड थॉरली पेपर कंप्लीटली और फिर उसमें से आप डिसाइड करें कि आपने कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है भाई, डन हो गया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं मैडम। यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है रिलेटेड टू द मैप, इसमें कहा जा रहा है बेटा कि स्टडी फिगर 1.1 अ मैप सिलेक्टेड शोइंग सिलेक्टेड रिवर्स इन द साउदर्न एंड वेस्टर्न पाकिस्तान। जब भी आप मैप को देखेंगे द की इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज हाउ द रिवर्स आर मेंशन्ड बेटा। तो हमें रिवर्स को देखना है भाई। अच्छा, वो क्या कहते हैं हमसे कि नेम द रिवर्स लेबल्ड डब्ल्यू एंड एक्स। डब्ल्यू और एक्स पे जो लेबल किया गया है रिवर वो हमें बताना है। ठीक है भाई। तो एक्स वाला जो है वो हमारा सबसे आखिरी ट्रिब्यूटरी हमें नजर आ रही है पंजाब के अंदर, तो हमें पता है इंडस झेलम चनाब रावी सतलज। ठीक है। आई जे सी IJCRS की हमने एब्रीवेशन याद की थी, IJCRS। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एक्स वाला हो गया सतलज बेटा। ठीक है। और डब्ल्यू वाला कौन सा है? डब्ल्यू वाला इज रिवर हब, राइट। सो बोथ द रिवर्स वी हैव मेंशन्ड हियर बेटा। अब इसके बाद वो हमसे पूछते हैं कि यूजिंग फिगर 1.1 ओनली, बेटा व्हाई दे हाईलाइटेड द वर्ड ओनली, के मतलब आपने सिर्फ पिक्चर की मदद से बताना है, अपनी कोई भी एडिशनल नॉलेज को यहाँ पर यूज नहीं करना है। फिगर 1.1 ओनली डिस्क्राइब द लोकेशन। आई हैव टोल्ड यू बेटा कि डिस्क्राइब द लोकेशन, डिस्क्राइब द डेंसिटी, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन। ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं और फ्री के मार्क्स होते हैं। ठीक है। किसकी लोकेशन बतानी है भाई? रिवर दश्त की। सो वेयर इज रिवर दश्त बेटा। अब देखो, रिवर दश्त या किसी भी चीज की लोकेशन बताने के लिए हम एक तो ओवरऑल ओवरऑल पाकिस्तान के रिस्पेक्ट से भी बता सकते हैं। ठीक है। नंबर 2 पर हम प्रोविंस के रिस्पेक्ट से बता सकते हैं। ठीक है। नंबर 3 बेटा हम नियर बाय लेबल्स की मदद से बता सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज की लोकेशन को। अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान के रिस्पेक्ट से देखें तो इट लाइज इन द साउथ साउथ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। ओवरऑल पाकिस्तान की लोकेशन में तो ये साउथ वेस्ट है। नंबर 1 यू कैन राइट द रिवर दश्त लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान बेटा। ठीक है। इफ यू सी द बलूचिस्तान रिस्पेक्ट अगेन साउथ वेस्ट ऑफ बलूचिस्तान। ठीक है। इन द वेस्ट ऑफ हब रिवर। ठीक है। राइट, इस तरह से हम बात कर सकते हैं। इन द वेस्ट ऑफ सिंध। सो वी आर हैविंग सो मेनी थिंग्स। तो हम यहां पर लिख सकते हैं मेरा बेटा अपना आंसर। रिवर दश्त is located in the southwest of बलूचिस्तान। ठीक है। Moreover, it is located in the west of river hub। ठीक है। वैसे 2 पॉइंट्स आर इनफ बेटा, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा। 2 पॉइंट्स आर इनफ, लेकिन अगर आप थर्ड भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं इन द साउथ ऑफ ईरान। ठीक है। या इन द नॉर्थ ऑफ अरेबियन सी। इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं बेटा। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब ये तो हमने पता कर लिया बेटा कि हमें क्या करना है, बट ये भी पता करना है कि हमें क्या नहीं करना है। वी कैन नॉट यूज सच वर्ड, यहां पर लिख लेंगे वी कैन नॉट यूज सच वर्ड्स इन दिस आंसर। और वो कौन से हैं मेरा बेटा? नंबर 1 इज नियर बाय, क्लोज, या फिर बिसाइड। ठीक है। इस तरह के वर्ड्स हमें यूज नहीं करने बेटा। व्हाट वी हैव टू यूज,
वी हैव टू यूज प्रॉपर डायरेक्शंस। ठीक है, हमें क्या यूज करनी है बेटा, प्रॉपर डायरेक्शंस यूज करनी है। और प्रॉपर तरीके से आपने देखा होगा कि हमने यहाँ साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट इस तरह की वर्ड यूज किए हैं, और यही तरीका है बेटा करने का। ठीक है, इस क्वेश्चन को आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई। आप किसी भी चीज से रिलेट वो आपकी लोकेशन पूछे तो दीज आर सम कॉमन वेज विच यू कैन यूज। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड another क्वेश्चन दैट इज rivers are used for fishing। ठीक है, rivers are used for fishing। State three other ways rivers are used by the people in Pakistan। फिशिंग तो आपको बता दी गई है, ठीक है। अब फिशिंग के अलावा कोई तीन तरीके आप बताएंगे कि जिससे आपका रिवर जो है वो यूज हो रहा होता है। ठीक है भाई, तो क्या तरीकेकार हो सकते हैं मेरा बेटा। सबसे पहले तो हम बात कर सकते हैं, रिवर्स आर मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन ऑन फार्म्स। ठीक है, नंबर टू हम ये कह सकते हैं, रिवर्स इंक्रीज scenic ब्यूटी so it attract tourists, या बिकम अ सोर्स ऑफ टूरिज्म, ऐसे लिख देते हैं, सो इट प्रोमोट टूरिज्म। ठीक है भाई, ये वाली बात हमने कर ली बेटा। देन व्हाट वी कैन राइट एल्स, और बताओ बेटा। दो चीजें तो हमने यहाँ पर मेंशन कर ली। तीसरी चीज हम ये भी कह सकते हैं मेरा बेटा कि यहाँ पर वाटर सप्लाई की बात कर सकते हैं, कमर्शियल एंड डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। ठीक है, वाटर सप्लाई टू द डोमेस्टिक एंड कमर्शियल सेक्टर। ठीक है भाई, आप किसी इंडस्ट्री का नाम भी मेंशन कर सकते हो, लेकिन हमने ओवरऑल बात कर ली। हमने कहा भाई वाटर सप्लाई टू द डोमेस्टिक एंड कमर्शियल सेक्टर। कितना सिंपल था बेटा, और ये बात मैंने आपको रिवर्स के टॉपिक में शुरू में ही बता दी थी कि जब भी हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस हमें पता होनी चाहिए, यूजेस पता होने चाहिए, और उन्होंने एज इट इज आपसे यहाँ पर पूछ लिया बेटा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, हमें कोई बहुत इलेबोरेटेड आंसर नहीं देना, जितनी लाइंस होती है उसके अंदर ही हमें आंसर देना होता है। तो आंसर की जो स्पेस होती है वो इटसेल्फ हमें बता देती है कि हमारी आंसर की कितनी लेंथ जो है वो एक्सपेक्टेड है कैम्ब्रिज को। ठीक है भाई, चलो ये हो गया डन। बहुत ही सिंपल किस्म का क्वेश्चन था। अब हमारे पास ये आ गया एक बेटा क्वेश्चन जिसमें हमें बार ग्राफ्स को रीड करना है। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, और जिसको मैं कहता हूं हमारे फ्री के मार्क्स हमें मिलने वाले हैं बेटा। फ्री के मार्क्स का मतलब है कि कोई चीज याद नहीं करनी, हमें इसको ग्राफ को देख के ही आंसर लिखना है बेटा। ठीक है, नहीं बेटा वन वर्ड नहीं लिखना, थोड़ा सा सिंगल लाइन में आंसर देना है। अब इसके बाद है स्टडी फिगर 1.2, अ बार ग्राफ शोइंग द अमाउंट ऑफ फिश कॉट इन डिफरेंट प्रोविंसेस इन पाकिस्तान 2019। ठीक है, अलग अलग प्रोविंस का हमें डाटा दिया गया है जिसमें फिश कैचिंग हुई है। अब की को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखना है मेरा बेटा, और खास तौर पे इस चीज को, द अमाउंट विच इज प्रोवाइडेड टू यू, द वैल्यू विच इज प्रोवाइडेड टू यू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। डार्क शेड में है इनलैंड फिश कॉट, और फिर लाइट शेड में है मरीन फिश कॉट। ठीक है, अब नीचे प्रोविंसेस दिए गए हैं, पंजाब, सिंध, केपी एंड बलूचिस्तान। हमसे सबसे पहली चीज वो पूछते हैं, एक टेबल को कंप्लीट करने के लिए कहते हैं मेरा बेटा, टेबल को कंप्लीट करने के लिए व्हाट वी कैन डू। अब देखो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म का डाटा प्रोवाइड किया गया है। ठीक है जी, अब इस डाटा के अंदर आप देखो, पंजाब में इनलैंड जो है वो 110 है, जो नंबर है फिश कॉट का 1000 टन के अंदर ना, और मरीन का एम्प्टी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको फिल करते हैं। तो पंजाब में हमारे पास, इंग्लैंड में हमारे पास क्या अमाउंट नजर आ गई मेरा बेटा, जरा गौर से देखो। अब ये भी चीज का ध्यान रखना है कि डिफरेंस कितने का है, 0 से लेके डायरेक्ट 50 का डिफरेंस है। ठीक है, और बीच में कितने बॉक्स है बेटा, 1 2 3 4 5। तो अब आप मुझे बता दीजिए कि कितने का डिफरेंस आ रहा होगा। चलो, 50 और 100 भी आ गया बेटा हमारे पास। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, जल्दी जल्दी से मुझे बताओ, शाबाश बेटा। क्योंकि ये चीजें हमें सीखनी है, अगर हमने ये नहीं सीखी तो भाई हमारे लिए हो जाएगी प्रॉब्लम।
एग्जैक्टली मेरा बेटा 10 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है भाई। तो हमारे पास जो एक स्मॉल बॉक्स है मेरा बेटा वो 10 के बराबर है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो अब जरा देख लो जल्दी से जल्दी से जल्दी से मेरा बेटा कि यहाँ पर हमारे पास केपीके के अंदर इनलैंड फिश कितनी है मेरा बेटा। केपीके के अंदर इनलैंड फिश है हमारे पास सर 10, ठीक है। 10 है। मुझे बताइएगा जल्दी से, क्या मैं सही कह रहा हूँ बेटा? इनलैंड में हमारे पास कितनी है? केपी के अंदर बात करें, चलो पंजाब की बात करते हैं पहले। पंजाब के अंदर अगर हम देखें बेटा इंग्लैंड तो हमें नजर आ गया, ठीक है। पंजाब के अंदर इंग्लैंड कितना है, अगेन बेटा रिपीटिंग इट। अब हमें डिफरेंस समझ आ गया। अब बहुत ध्यान से देखना है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। मैं केपी के पे पहले चला गया था लेकिन हमें ये सीक्वेंस फॉलो करनी है, ठीक है। पंजाब में इंडेंट कितनी है 110, चलो चल के देख लेते हैं क्या ऐसे ही है। तो बिल्कुल बेटा हमें 100 के एक बॉक्स ऊपर नजर आ रहा है, तो ये 110 है। लेकिन अब मुझे जरा जल्दी से बताओ कि पंजाब में हमारे पास मरीन कितनी है? कौन बताएगा पंजाब में कितनी है मरीन? एग्जैक्टली बेटा 0 है। हमारे पास मरीन में कोई भी वैल्यू यहां पर नहीं है बेटा, तो वी विल राइट 0, ठीक है, वी विल राइट 0। इसके बाद सिंध पे आते हैं, तो हमारे पास बेटा सिंध में हमारे पास इनलैंड 180 है, लेकिन मरीन हमें मेंशन नहीं किया गया। चलो भाई देखते हैं। अब मरीन है हमारे पास लाइट शेड, तो मरीन में जरा ऊपर जाते हैं तो हमें नजर आता है 300 से 1 2 3 4, 4 बॉक्स ऊपर नजर आ रहे हैं, तो मतलब ये है 340 बेटा। तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया 340। क्लियर? अब इसके बाद मेरा बेटा वो हमसे कहता है कि भाई बताओ वो कौन सा प्रोविंस है जिसमें इनलैंड हमारे पास 10 है और मरीन 0 है, ठीक है। इनलैंड हमारे पास 10 है और मरीन 0 है। तो बेटा ये हमें पता लग गया, ये केपीके की बात हो रही है। इनलैंड हमारे पास क्या है 10 और मरीन 0, तो हमने यहाँ पर लिख दिया भाई केपीके। डन। और इसके बाद वो हमसे कहता है भाई लास्ट चीज कि भाई कौन सी ऐसी प्रोविंस है बेटा जिसमें इनलैंड 0 है और हमारे पास मरीन 190 है। तो ये तो हमें इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है बेटा, हमारे पास है बलूचिस्तान बेटा। सो वी हैव रिटन द बलूचिस्तान हियर। गॉट इट? यहां तक के बात क्लियर हो गई मेरा बेटा? एक दफा सब बच्चे अप्रूवल दे दें बेटा, ताकि फिर हम लोग आगे बढ़े। ठीक है जी। चलो रेड कलर यूज कर लेते हैं ताकि इट विल बी मोर प्रोमिनेंट। अब इसके बाद वो हमसे कहते हैं कैलकुलेट द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ इनलैंड फिश कैच इन पंजाब एंड सिंध। सिर्फ हमसे इनलैंड की बात करें, ठीक है। पंजाब और सिंध के बीच में डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है मेरा बेटा? डिफरेंस का मतलब माइनस कर देना हमने, ठीक है। हमने क्या करना है भाई, पंजाब की इनलैंड है 110, सिंध की है 180, तो हम क्या करेंगे बेटा सिंपल 180 से माइनस कर देंगे 110, तो कितना आ गया मेरा बेटा 70। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 70। कितना सिंपल था बेटा। एक बात का बहुत ध्यान देना मेरे बच्चों, यहां पर तो मेंशन है 1000 टन्स, ऑलरेडी मेंशन है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि हम 1000 टन्स में ही फिश कैच को काउंट करें। बट अगर ये चीज यहां पर मेंशन नहीं होगी तो आपने लिखना है, क्या कह रहा हूं, आपने लिखना है, आपने सिर्फ 70 लिख के नहीं छोड़ देना, 1000 टन्स लिखना है बेटा। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। डन हो गया, बहुत सिंपल था भाई। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये हमसे क्या पूछ रहे हैं बेटा, ये पूछते हैं हमसे आइडेंटिफाई टू फिश स्पीशीज टिपिकली फाउंड इन इनलैंड वाटर्स इन पाकिस्तान। इनलैंड फिश को करना है बेटा, क्रोकर हेरिंग तो हो नहीं सकती, स्केट तो हो नहीं सकती बेटा, क्योंकि हमने देखा था मॉडर्न नेम जो है बेटा वो सारे मरीन के होते हैं। तो हमारे पास आ गया पल्ला, पल्ला आ गया और तिलापिया आ गया, ठीक है। डन हो गया बेटा। तो ये बहुत सिंपल है। अच्छा राहिम का कहना है कि सर आई डिडंट अंडरस्टैंड द पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या समझ नहीं आया मेरे बेटा? पार्ट 2 बहुत सिंपल था, देखो क्या कहते हैं कि कैलकुलेट करें डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, बहुत सिंपल टर्म में कह रहा हूं, इन द अमाउंट ऑफ इनलैंड फिश कॉट इन पंजाब एंड सिंध। डिफरेंस पता करें इन दोनों के बीच का कि कितना डिफरेंस है, जो पंजाब में इनलैंड कैच है और जो सिंध की इनलैंड कैच है उसमें कितना डिफरेंस आया है। तो डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम माइनस करते हैं, तो हमने सिंपल माइनस किया और हमें 70 आंसर मिल गया। हमने उसको उठा के यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। फर्क पता कर लिया। आगे बढ़ते बेटा। अब इसके बाद मेरा बेटा हमारे पास यहाँ पर क्या है कि नेम टू फिशिंग पोर्ट्स ऑन द कोस्ट ऑफ बलूचिस्तान। कि याद है हम लोगों ने जब फिश वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने एक सीक्वेंस पढ़ी थी, और वो सीक्वेंस क्या थी मेरा बेटा? जैक गोस पाकिस्तान ऑन शिप, जैक गोस पाकिस्तान ऑन शिप। मतलब जैक गोस, जे फॉर जिवानी,
गोज, जी फॉर गवादर। ठीक है बेटा। तो जो हमने पढ़ा था एग्जैक्टली बेटा क्रैश कोर्स में, वो सारा एग्जैक्टली ही यहाँ पर पूछा जा रहा है, और बहुत ही सिंपल तरीके से ये लोग पूछ रहे हैं बेटा। अब ये कहते हैं मेरा बेटा कि डिस्क्राइब वन एडवांटेज ऑफ इंप्रूविंग फिश प्रोसेसिंग टेक्निक। अब वन पूछा गया है और 2 मार्क्स हैं बेटा, और लाइंस भी हमें 4 गिवन है, तो इट्स मीन दैट हमें डेवलप आंसर देना होगा। ठीक है। अब एक एडवांटेज बताओ ऑफ इंप्रूविंग फिश प्रोसेसिंग टेक्निक। जो फिश प्रोसेसिंग टेक्निक्स हमने की हैं बेटा इंडस्ट्रीज के अंदर, उसका क्या एडवांटेज हो सकता है। देखो बेटा, सबसे पहला एडवांटेज तो यही होता है कि जितनी अच्छी हम टेक्निक्स लगाएंगे, जितना अच्छा हम अपग्रेड करेंगे सिस्टम को, उतनी ही ज्यादा अच्छी हमारी प्रोडक्ट बनेगी। मतलब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनेगी, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बनेगी। और जितना ज्यादा गुड क्वालिटी प्रोडक्ट होगी बेटा, उसकी उतना ही इंटरनेशनली डिमांड होगी। ठीक है भाई। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि एडवांटेज ऑफ इंप्रूविंग फिश प्रोसेसिंग टेक्निक, हम ये कह सकते हैं improving fish processing technique techniques increase the quality of fish products, which will attracts more buyers and also the demand increase internationally, so more export। ठीक है भाई। जरूरी नहीं बेटा कि हमने 4 लाइंस को कवर करना ही करना है, ऐसा नहीं है। आपकी 2 लाइंस में भी आंसर आ सकते हैं, 3 में भी आ सकता है, लेकिन आपने प्रॉपर बात बतानी है। क्योंकि देखो, हमें इससे अंदाजा हो गया कि वन एडवांटेज पूछा है, लेकिन द लाइंस दे हैव गिवन टू अस 4 लाइंस, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो मतलब वन आइडेंटिफिकेशन एंड वन डेवलपमेंट। ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है वो उसको एलैबोरेट करना था अपने आंसर को। ठीक है। इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है मेरा बेटा कि जो समझ ना आई हो, जो प्रॉब्लमेटिक हो, मुझे एक दफा बताइए। इज इट क्लियर बेटा? कोई डाउट? चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा। इसके अलावा क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? देखो, इसके अलावा और भी पॉइंट्स हो सकते हैं। अब इसके अलावा आप ये कहोगे कि जब मोर फिशिंग टेक्निक्स हमने इंप्रूव की है, तो उसकी वजह से हमारी फिशिंग सेक्टर एक्सपैंड करेगा। फिशिंग सेक्टर एक्सपैंड करेगा तो बेटा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी तो बेटा आपकी लोकल अर्निंग होगी। ठीक है। दूसरी बात और तीसरी बात आप ये कह सकते हो कि जब हम इंप्रूव करेंगे फिशिंग टेक्निक्स को, तो बेटा तो हमारी वेस्ट प्रोडक्ट कम से कम मिलेगी। जितना वेस्ट कम होगा, उतना इफेक्टिवली हम फिशिंग इंडस्ट्री को रन करेंगे। ठीक है। उतना ही आपकी मरीन स्पीशीज वगैरह जो है वो एक्सटेंड नहीं होंगी बेटा। ठीक है। तो ये वाली चीजें भी आप, इसके अलावा ये पॉइंट्स भी आप यहाँ पर लिख सकते थे। अब जरा देखो वो क्या पूछता है कि एक्सप्लेन 2 ways that subsistence fishing methods are different from commercial fishing methods। मुझे यहाँ पर हमारी क्लास की एक बात याद आ गई। याद है, मैंने ड्यूरिंग क्लास कहा था कि इफ यू हैव लर्न द सबसिस्टेंस फिशिंग, ऑटोमेटिकली आपकी जो कमर्शियल फिशिंग है वो उसके ऑपोजिट है। कहा था कि नहीं कहा था? तो वो देखो, यहाँ पर उन्होंने सेम एज इट इज ही पूछ लिया कि भाई किसी बच्चे को क्या एग्जैक्टली डिफरेंस पता है सबसिस्टेंस और कमर्शियल के बीच में। तो ये तो इंतहाई दर्जे का आसान सवाल है। अब कोई भी 2 बातें उठा लो सबसिस्टेंस की। ठीक है। देखो मेरा बेटा, ये वाली बात मत करना कि इट इज यूज फॉर कंजम्पशन एंड इट यूज फॉर जो है वो प्रॉफिट अर्निंग। मैंने पहले ही कहा था कि जब मेथड की बात आए तो काइंडली इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर देना। मेथड हमने बहुत पढ़े मेरा बेटा, बहुत पढ़े, लेबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े हैं, इनहेरिटेड नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े हैं। याद करो, मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने मून लाइट के बारे में बताया था। फिर मैंने कहा था कमर्शियल को ऐसी जरूरत नहीं होती, उनके पास ऑलरेडी क्या होता है, दे हैव प्रॉपर रडार, दे हैव प्रॉपर नेविगेशन सिस्टम। मेरा प्यारा बेटा, करेज यहाँ पर कहाँ से आ गया? फिशिंग की बात हो रही है मेरा बेटा, यहाँ पर फार्मिंग की बात नहीं हो रही है।
इनकम की बात नहीं करें बेटा। देखो बहुत सारी चीजें, व्हाई यू पीपल आर गोइंग टुवर्ड दोस पॉइंट्स जो कि प्रॉब्लम कर सकते हैं। लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से लिखो, मशीन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखो, बोट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखो, रेफ्रिजरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखो, यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स बेटा। ठीक है। तो अब जरा यहाँ देखो बेटा, अब हम यहाँ पर लिखते हैं टू वेज दैट सबसिस्टेंस फिशिंग मेथड्स आर डिफरेंट फ्रॉम कमर्शियल, यू शुड डेवलप योर आंसर। तो अब जरा मैं इसको क्लियर कर दूं और अब हम आंसर लिखते हैं अपना बेटा। हम लिखेंगे इन द subsistence fishing, fishermen use traditional inherited knowledge to plan fishing. However, in commercial fishermen have modern gadgets, that is radars and navigation। ठीक है। ये है आपका पहला डिफरेंस। हाँ बिल्कुल, नेट्स की बात हो सकती है। नंबर टू हम ये कह सकते हैं मेरा बेटा, नंबर टू हम ये कह सकते हैं इन सबसिस्टेंस there are small ice buckets to preserve the catch, to preserve the catch, whereas in commercial, large chillers used to preserve the catch, to preserve the catch। ठीक है। कितना सिंपल था बेटा। इसी तरीके से आप ये भी लिख सकते हो कि इन द सबसिस्टेंस मोस्टली द हैंड वोवन नेट्स आर यूज्ड, वेयरएज इन द कमर्शियल द प्रॉपर स्ट्रॉन्ग नाइलॉन नेट्स आर यूज्ड। ठीक है। फिर आप लेबर की बात कर सकते हो, इन द सबसिस्टेंस बेटा मोस्टली फैमिली लेबर्स आर यूज्ड। ठीक है। और इन द कमर्शियल प्रॉपर आप कह सकते हो ट्रेंड और स्किल लेबर्स आर यूज्ड। इस तरह से आप अपना आंसर जो है वो डेवलप कर सकते हो। एंड इंडीड इट वाज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन बेटा, ये भी एक बहुत ही इजीएस्ट किस्म का क्वेश्चन था। इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं थी जो हमें प्रॉब्लम कर सके बेटा। ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे अभी बता दे बेटा। बताइए बेटा। चलो आगे बढ़ जाए बेटा, चलो। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। और वो कौन सा है हमारे पास, वो है हमारे पास 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन बेटा। ठीक है। अब 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो देखो कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, और चलो सबसे भी पहले ये देखते हैं कि इसके सॉल्व करने का क्या एक एक्यूरेट तरीका है। स्टिल बेटा मैं बहुत दफा बता चुका हूं, लेकिन कुछ बच्चों को अभी तक क्वेरीज हैं इसके अंदर कि भाई हमारी टीचर ने सर ये कहा, हमारे सर ने ये कहा, ऐसा है तो वैसा है। तो बेटा इसका देखो सबसे इजीएस्ट तरीका होता है सॉल्व करने का बेटा, कि आपने सबसे पहले तो क्वेश्चन को रीड आउट करना है। ठीक है। मैं अभी इस तरीका बता रहा हूं, मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूं। तो क्वेश्चन को रीड आउट करना होता है बेटा, दोनों स्टेटमेंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ना होता है, और फिर आपने इसमें से किसी एक से अग्री, अग्री मोर, और दूसरे से अग्री लेस करना होता है। ठीक है। मतलब आप किसी एक स्टेटमेंट से ज्यादा अग्री कर रहे होंगे और किसी दूसरे स्टेटमेंट से आप कम अग्री कर रहे होंगे या अग्री नहीं कर रहे होंगे। ठीक है। दोनों ही तरीका हो सकता है, यू लेस अग्री और डिसअग्री। ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि भाई आपने डिसाइड कर लिया कि भाई हाँ मुझे ये वाला पॉइंट ज्यादा सही लग रहा है, आई एम गोइंग टू अग्री विद दिस पॉइंट, एंड आई एम गोइंग टू डिसअग्री और लेस अग्री विद दिस पॉइंट। ठीक है। अब आपने करना क्या है मेरा बेटा, आपने करना है कि आप वन डेवलप्ड स्टेटमेंट लिखेंगे, वन डेवलप्ड स्टेटमेंट लिखेंगे
किसके लिए बेटा? फेवर ऑफ ए। ठीक है, आप उसको फेवर करेंगे क्योंकि आपने उसके साथ अग्री किया है ना, तो आप उसको फेवर करेंगे। और प्लस आप उसके साथ ऐड करेंगे एक रेलेवेंट एग्जाम्पल जो कि पाकिस्तान से रिलेट होनी चाहिए। आप किसी और कंट्री की कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकते, चाइना, जर्मनी, यूके, वहां पर कैसी फिशिंग होती है हमारा कोई कंसर्न नहीं है बेटा। ठीक है, पाकिस्तान से रिलेट होनी चाहिए, वरना वो एग्जाम्पल नहीं मानी जाएगी। इसके बाद दूसरा क्या करना है आपने? काउंटर आर्ग्यूमेंट के तौर पे वन डेवलप्ड स्टेटमेंट लिखनी है मेरा बेटा आपने। किसके लिए बेटा? अगेंस्ट, अगेंस्ट और डिसअग्री करते हुए ऑफ बी। ठीक है, और चाहे तो बेटा एग्जाम्पल दे दें, वरना कोई मसले की बात नहीं है। आपके पूरे आंसर में एक एग्जाम्पल आ चुकी है, वो भी इनफ होती है। ठीक है, लेकिन एक लाजमी होनी चाहिए, अगर वो नहीं हुई तो एग्जाम्पल का 1 मार्क होता है बेटा। अगर वो आपने नहीं दिए तो आपको फिर मैक्सिमम 5 मार्क्स मिलेंगे, 6 मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, दो एग्जाम्पल देना आपके ऊपर है, लेकिन एक देना लाजमी है। इसके बाद लास्ट में आप दे देंगे अपना इवैल्यूएशन, या फिर आप उसको कह देंगे अपनी जजमेंट, और यू कैन से द एनालिसिस, और यू कैन से इट कंक्लूजन। जो आपको बेहतर लगता है आप वो बोल दें। ठीक है तो बेटा ये एक ही चीज, कि इवैल्यूएशन कहें, कंक्लूजन कहें, जजमेंट कहें, इवैल्यूएशन कहें, ठीक है, मकसद उसका सेम ही है। तो ये तरीकेकार होता है बेटा आपके आंसर लिखने का। ठीक है, अब एक कंसर्न यहाँ पर क्या आता है कि बच्चा ये कहता है कि भाई हमारी टीचर ने ये बात बताई है कि जब हम किसी चीज से फेवर करते तो हमें एक डेवलप्ड पॉइंट नहीं, बल्कि हमें 3 डेवलप पॉइंट देने होते हैं। ठीक है, जबकि ऐसा कहीं पे भी नहीं है बेटा। आप एक दे दें प्रॉपर तरीके से डिटेल्ड बेटा, तो आपका आंसर एक्सेप्टेबल है। कैम्ब्रिज ने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि आपको 3 से 4 डेवलप पॉइंट देने, कहाँ कहा है? कहीं पे भी नहीं कहा बेटा। ठीक है, दूसरी बात वो ये कहते हैं कि सर हमारे टीचर्स ने, हमारे या हमें ये बात बताई गई है कि पॉइंट ए को जब हम फेवर कर रहे हैं तो हमने उसके एक फेवर में फैक्टर लिख दिया, अब हमें उसके अगेंस्ट में भी लिखना चाहिए। और फिर जब हम बी को सॉल्व करें तो हमें उसके अगेंस्ट में तो हमने लिख दिया क्योंकि हम उससे अग्री नहीं कर रहे, लेकिन सर हमें उसके फेवर में भी लिखना चाहिए। तो मतलब 1 2 3 4, 4 डेवलप चीजें हमने अपने आंसर में लिखनी है। तो बेटा मुझे एक बात यहाँ पर ये बताओ कि जब आपने किसी चीज से अग्री किया है तो आपने उसके फेवर में लिख दिया, जो कि एक बहुत लॉजिकल बात है, तो आप उसके अगेंस्ट में क्यों लिख रहे हो? जब आप किसी चीज से अग्री कर रहे हो तो आप उसके अगेंस्ट में तो लॉजिकली नहीं बोलोगे ना, वरना तो खुद आप खुद ही कंफ्यूज कर रहे हो सामने वाले बंदे को कि आप अग्री भी कर रहे हो और उसके अगेंस्ट में भी बोल रहे हो। और इसी तरीके से आप किसी चीज के अगेंस्ट हो तो आप उससे अग्री भी कर रहे हो। तो मतलब ये खुद ही आपका आंसर बहुत कंफ्यूजिंग आंसर बन जाएगा बेटा, जिसका कोई सेंस और कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, अब रही बात कि सर ये डेवलप्ड का मतलब क्या है? डेवलप्ड का मतलब होता है पूरा इलेबरेटेड पॉइंट। अब आप अगर सिंगल लाइन लिख के छोड़े हो तो वो डेवलप में काउंट नहीं होगा बेटा। आपने प्रॉपर अपनी बात को कन्वे करना है, एक एग्जाम्पल ऐड करनी है, फिर दूसरा काउंटर आर्ग्यूमेंट लिखना है जिसमें आपने दूसरे व्यू को निगेट करना है, चाहे तो एग्जाम्पल लिख दें, और लास्ट में इवैल्यूएशन दे दें। समझ गए मेरी बात को? बहुत ही सिंपल और बहुत ही सीधा तरीका है बेटा इसको सॉल्व करने का। इसके अलावा अगर आप खुद अपने आप को कंफ्यूज करना चाहें तो फिर वो अलग बात है मेरा बेटा। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी सिंपलेस्ट वे, सिंपलेस्ट वे बेटा। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं मेरा बेटा। अब आप लोग के सामने अब पढ़ेंगे क्वेश्चन, अब इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई? अच्छा भाई, सर इन माय ओल्ड दे टोल्ड अस द सेम थिंग एंड सेड इट वाज टू बी फेयर। हाँ भाई बिल्कुल ऐसे ही है, ये सिंपल तरीका है बेटा। अब बेटा जरा इस क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। ठीक है, फिर आप लोग से मैं पूछूंगा आप किसको अग्री करना चाह रहे हैं, हम उसके फेवर में लिख देंगे, और आप जिसको डिसअग्री करेंगे उसके अगेंस्ट में लिख देंगे। रीड द फॉलोइंग, क्या कहते हैं? रीड द फॉलोइंग टू व्यूज अबाउट पाकिस्तान फिशिंग इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चलो अब मेन चीजें हाईलाइट करनी है बेटा हमने, मेन चीजें हाईलाइट करनी है। यहां पर ही कहता है एक्सपैंडिंग मरीन फिशिंग, एक्सपैंडिंग मरीन फिशिंग इज द बेस्ट वे टू सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ वो कहता है एक्सपैंडिंग फिश फार्मिंग इज द बेस्ट वे टू सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। एक बात का बहुत ध्यान रहे बच्चा कि यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कंसर्न है मेन। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट से रिलेट हमने कोई बात नहीं करनी है ज्यादातर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेट करनी है। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि व्हाट यू पीपल प्रेफर, के हमें क्या करना चाहिए? हमें मरीन से अग्री कर लेना चाहिए बेटे, कि हमें फिश फार्मिंग से अग्री कर लेना चाहिए? व्हाट यू प्रेफर? हाँ ये टोटल आपके ऊपर चॉइस होता है, आपकी चॉइस होती है कि आप किसको अग्री करते हैं।
ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू। मरीन से अग्री करने का कह रहे हैं भाई बहुत सारे लोग, ठीक है, चलो ऐसा कर लेते हैं, मरीन से हम अग्री कर लेते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं बेटा अपने आंसर में इस तरह स्टार्ट करेंगे, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू व्यू ए, कॉमा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू व्यू ए, expanding marine fishing support, सपोर्ट क्या चीज बेटा, मेन चीज क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मोर बिकॉज, ठीक है। अब मुझे बताओ कैसे। चलो ये तो हमने पॉइंट लिख लिया, स्टार्टअप लिख लिया इसका, ठीक है, कि जैसे हमने अपने आंसर को स्टार्ट देना है। लेकिन अब वो कौन सा पॉइंट है बेटा कि जिसको मैं यूज करके ये बता सकता हूँ कि इससे हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो ज्यादा हमारे पास होगी। देखो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि हमारे पास एक कोस्टल एरिया है, मरीन फिशिंग सी के अंदर होती है ना, वी हैव अ लॉन्ग कोस्टल एरिया। अब उस लॉन्ग कोस्टल एरिया के अंदर बेटा हमारे पास क्या है, फिश हार्बर की बात हम कर सकते हैं, जैसे कराची फिश हार्बर है बेटा, जिसपे हमारे पास मोर कैच है। फिर हम उसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। हमसे जो मरीन कैच है बेटा वो हमारा ज्यादातर एक्सपोर्ट पे जाता है। रिमेंबर व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि हमारा इनलैंड से ज्यादा मरीन कैच एक्सपोर्ट पे जाता है। सो इफ वी आर वर्किंग ऑन द मरीन, ठीक है, इट्स मीन दैट कि हम एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कर सकते हैं। और आपको पता है कि एक्सपोर्ट का डायरेक्ट कनेक्शन होता है फॉरेन एक्सचेंज के साथ, पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड के साथ, ठीक है। तो ये पॉइंट तो हमें यहाँ पर मिल गया, तो हम ये क्या कह सकते हैं बेटा कि मरीन बिकॉज पाकिस्तान, पाकिस्तान has a long coastal area, a long coast with warm water, with warm water, ठीक है। So ports like, ports like, अब एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ठीक है, कराची पोर्ट, ठीक है, ports like कराची पोर्ट catch large amount of fish and export it to the countries like Japan and यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। अब कोई बंदा यहां पर लिख के सिर्फ इतनी बात छोड़ देगा तो अभी भी ये प्रॉपर डेवलप आंसर तो नहीं है, बल्कि अभी वो बताएगा कि भाई इससे हमें क्या होगा, इट हेल्प्स पाकिस्तान टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का वर्ड लाजमी आएगा मेरा बेटा, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, विच हेल्प्स नेशनल इकोनॉमी। तो हमने मेनली जो कंसर्न रखा है बेटा वो इकोनॉमी से ही रिलेट रखा है, क्योंकि यही उसका मेन कंसर्न था। अब यहाँ पर इस तरह की कोई बच्चा बात नहीं करेगा कि दैट मेक्स आवर एनवायरमेंट क्लीन, और हमारी जो है वो सी को क्लीन कर दिया जाएगा, या ऐसी कोई भी बात हमने लिखनी। हमारा जो मेन कंसर्न है बेटा हमने उस पर बाउंड रहना है, ठीक है। हम जरा सा आगे पीछे हिलेंगे तो हमारे मार्क्स कटने के चांसेस होंगे, ठीक है। डन हो गया मेरा बेटा। तो ये हमने एक फर्स्ट पार्ट लिख लिया। अब कोई बच्चा अगर इसको लिख के छोड़ देता है तो मोस्ट प्रोबेबली ही कैन गेट द 3 मार्क्स, थ्री थ्री मार्क्स 4 मार्क्स उसको मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि उसको 3 मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि ये वन साइड आंसर है बेटा, ठीक है। अब इसके बाद हम काउंटर आर्ग्यूमेंट पे जाएंगे। काउंटर आर्ग्यूमेंट पे जाके हम क्या कहेंगे बेटा, however, however, according to view B, however, according to view B, या ऐसे लिख दो however,
व्यू बी, क्या कह रहा है व्यू बी? एक्सपैंडिंग फिश फार्मिंग, ठीक है। चलो, हाउएवर व्यू बी एक्सपैंडिंग फिश फार्मिंग, ठीक है, हेल्प्स लोकल फूड सप्लाई, फूड सप्लाई, बट, अब हम बताएंगे बट contributes but contributes less to economic development, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्यों भाई, वजह बताएंगे। इट इज लिमिटेड, इट इज लिमिटेड टू स्मॉल एरियाज, टू स्मॉल एरियाज एंड फेसेस प्रॉब्लम्स, ठीक है। प्रॉब्लम्स लाइक, कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है मेरा बेटा? पॉल्यूटेड वाटर, डिजीज स्प्रेड, ठीक है, इसेट्रा। डन, ठीक है। चलो, तो हम क्या कह सकते हैं? सो इट मेनली सर्व्स लोकल पीपल एंड डू नॉट अर्न, एंड डू नॉट अर्न फॉरेन एक्सचेंज, राइट। तो हमने भाई यहां पर बता दिया कि जो हमारी मरीन फिशिंग है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है बेटा हमारी फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, राइट। क्योंकि वो ज्यादातर हम एक्सपोर्ट पे भेजते हैं बेटा, क्योंकि वो एक लार्ज एरिया पे होता है, उसमें हमारे पास वैरायटी ज्यादा होती है, ठीक है। जबकि हमने यहाँ पर फिश फार्मिंग से रिलेट ये बताया कि भाई देखो, फिश फार्मिंग जो होती है, जो इनलैंड फार्मिंग है या इनलैंड फिशिंग है, इट इज प्रोवाइडिंग फूड टू द पीपल। ये हमारी कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये लोगों को फिश प्रोवाइड करने में हेल्प हो रही है यहाँ से बेटा। लेकिन एज फार एज द एक्सपोर्ट इज कंसर्न, तो भाई हमारी इनलैंड फिश कैच जो वो ज्यादा एक्सपोर्ट पे नहीं जाती है। एक तो है भी लिमिटेड क्वांटिटी में बेटा, तो लोकल पीपल के लिए ही होती है, तो उससे हम एक्सपोर्ट नहीं करते। तभी वो हमारी फूड सप्लाई में हेल्प कर सकती है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प नहीं कर सकती एज सच, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेटा कि वो बिल्कुल 0% इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करती है, नहीं। लोकल पीपल की अर्निंग वगैरह उससे एसोसिएट आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत मैसिव स्केल पे अर्निंग को नहीं जोड़ सकते, ठीक है भाई। तो ये हो गया डन। अब आप इसका इवैल्यूएशन लिखेंगे, ठीक है। इवैल्यूएशन मैं ग्रीन कलर से लिख देता हूं बेटा यहां पर, तो आप ये बोलेंगे बाय इवैल्यूएटिंग, बाय इवैल्यूएटिंग above answer, ठीक है, बाय इवैल्यूएटिंग द above answer, I agree with view A because, क्यों मेरा बेटा? वो इस वजह से, because it is more suitable, more suitable for Pakistan, थोड़ा सा elaborate कर देंगे इसको, ठीक है। more suitable for Pakistan because marine fishing has greater export potential, ठीक है, which earns more foreign exchange than the inland, ठीक है। ये हो गया डन। दिस इज हाउ बेटा यू हैव टू राइट द आंसर।
सिंपल हमने बता दिया बेटा, इसको शॉर्ट में बता दिया कि भाई हमारे पास जो इकोनॉमिक है, मतलब जो मरीन है, उसको जो है वो ज्यादा उसका पोटेंशियल है। या आप इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हो, आप ऐसे कह सकते हो कि भाई इन द मरीन इट कैन बी सेड दैट, यहाँ पर इट कैन बी इवेल्युएटेड दैट कि इन द मरीन कैच बेटा वी हैव द वैरायटी ऑफ द फिशेस, वी कैन डू द लॉट ऑफ फिशेस बेटा, वी हैव मोर स्पीशीज, वी कैन कैच अ लार्ज अमाउंट ऑफ फिशेस। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, सो वी कैन एक्सपोर्ट द वैरायटी ऑफ द फिशेस। ठीक है, वी कैन एक्सपोर्ट द ग्रेट क्वांटिटी ऑफ द फिशेस। तो जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि भाई इनलैंड में हम ऐसा नहीं कर सकते। तो मैंने इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया कि इसमें ज्यादा पोटेंशियल है एज कंपेयर टू इनलैंड। राइट। तो अब एक बात बताओ मेरा बेटा कि ये सारी चीजें समझ आ गई, दिस इज हाउ माई आंसर विल लुक लाइक। और जो एक आपका कंसर्न था कि सर क्या इस लाइन के इन लाइंस के अंदर हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है, तो आंसर इज यस बेटा। ठीक है, उनको भी आइडिया होता है कि जब वो एक आंसर स्पेस दे रहे हैं तो इसमें क्या बच्चा लिख पाएगा कि नहीं लिख पाएगा। अब आप देखो कि इसके अंदर आपका आंसर हो जाता है डन, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से लिखें। तो मैंने कोई बहुत स्मॉल फॉन्ट यूज नहीं किया, एक नॉर्मल फॉन्ट यूज किया है और उसके अंदर भी आंसर हो गया डन।